बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 और हमारा टॉपिक जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। हम तसलसल लेकर आ रहे थे और वो था जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हमने पहले देखा, उसके बाद ज़िया-उल हक़, फिर हमने अदवार हुकूमत यानी कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ हमारा लास्ट टॉपिक रहा। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और एटमी प्रोग्राम एक टॉपिक है जिसमें हम मुख्तलिफ यानी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़िया-उल हक़ और इस हवाले से भी देखेंगे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक इसकी इंतहा गई। तो सबसे पहले इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आपका टॉपिक जो किताब पर लिखा हुआ है इसमें हेडिंग्स नहीं बनी हुई, तो यकीनी तौर पर अपनी रफ़ कॉपीज़ अपने सामने रखिएगा ताकि जो हेडिंग्स हैं वो आप साथ साथ बनाते जाएं। हेडिंग्स की वजह से आपको ये टॉपिक जो कि शायद थोड़ा सा दुश्वार नज़र आ रहा होगा कि इतना बड़ा टॉपिक है उसमें हेडिंग्स भी नहीं है, वो आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। तो इस टॉपिक की जो सबसे पहली हेडिंग है वो हम बनाएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एटमी प्रोग्राम। हम देखते हैं 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब ओहदा संभाला? 1971 में। तो उन्होंने कहा कि एटमी तवानाई हमारी मुल्क की जो ज़रूरियात हैं और दिफा के लिए नहायत ही ज़रूरी है। एटमी तवानाई पाकिस्तान की ज़रूरियात यानी कि वो सनती हो सकते हैं, दीगर ज़रूरियात हो सकती हैं, उसके लिए और दिफा के लिए नहायत ही ज़रूरी है। मगर हम ये तवानाई किसी और मकसद के लिए या अपने किसी पड़ोसी मुल्क या कोई बदला लेना या दुश्मनी के तहत नहीं ये कह रहे कि हमारे पास एटमी तवानाई होनी चाहिए, बल्कि इसका सरासर मकसद पाकिस्तान की जो सनती ज़रूरियात है और दीगर ज़रूरियात को पूरा करना है और अपनी दफ़ा के हवाले से हम इसको देख रहे हैं कि इसको मजबूत बनाना है, ना कि हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि किसी के साथ जंग की जाए। ये मौक़िफ़ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। ठीक है, 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इक़्तिदार में आते हैं। एटमी प्रोग्राम के हवाले से कहते हैं कि एटमी तवानाई जो है वो पाकिस्तान के दिफा और मुल्क की ज़रूरियात के लिए नहायत ही अहम है। हम इसका हसूल इसलिए नहीं करना चाहते कि हमने किसी के साथ जंग करनी है या तबाही लानी है, बल्कि ये खालिसतन हम अपने मुल्क की ज़रूरियात के तहत ये हासिल करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में कराची में जो है वो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो एक कायम किया जाता है 1971 में, जिसको कैनूब कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप ये तसलसल याद रखिएगा, यहाँ पर हमने तारीख़ 1971 बताई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जैसे कि हमने इस किताब के शुरू के आगाज़ में देखा कि बांग्लादेश यानी कि बंगाल बांग्लादेश बना 1971 में। 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में पहले सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे का हल्फ उठाया। इसके बाद हमारे पास दूसरी हेडिंग आती है और वो है भारत का एटमी धमाका। तारीख लिख रहा हूँ 1974 राजस्थान पोखरान, भारत ने एटमी धमाका कर दिया। एटमी धमाका करने के बाद वो एटमी मुल्क बन गया। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बिगड़ गया और भारत ने ये साबित किया कि उसके पास जनूबी एशिया में ज़्यादा ताकत है और वो किसी भी वक्त किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करके कुछ भी कर सकता है। ये देखते हुए अब हम बात कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की। 1971 में वो कहता है कि एटमी तवानाई हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी है। एटमी प्लांट बनाने की बात होती है 1971 में, कराची में एटमी प्लांट बनता है। भारत 74 में एटमी धमाका कर देता है और एटमी मुल्क बन जाता है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही
हम एक और हेडिंग बना रहे हैं जो इसी ही दौर के साथ चलेगी, और वो है एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में यह किया गया कि 1976 में, आगे इसकी डेट भी लिख देता हूँ, 1974 में फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट की ख़रीदारी का मुआहदा होता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और फ्रांसीसी गवर्नमेंट के दरमियान एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट की ख़रीदारी का मुआहदा होता है कि पाकिस्तान फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ख़रीदेगा। इसकी लागत जो थी वो थी 40 करोड़ डॉलर। अदायगी कितनी की गई? करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर। लेकिन ये बात यूँ नहीं होती। ये बात ऐसी होती है कि एटमी रीप्रोसेसिंग का प्लांट का मुआहदा जो है, जो फ्रांस के दरमियान आता है, आलमी ताकतें फ्रांस पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, चाहे वो अमेरिका, रूस हो या इंडिया हो। वो अपने मुकम्मल जो अज़ाइम है वो सामने ले आती है कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी एटमी ताकत नहीं बनना चाहिए, और ये जो डील होती है ये ख़त्म हो जाती है। फ्रांस के साथ एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वैसे भी बताया, इसके बाद दौर आता है जनरल ज़ियाउल हक का, जनरल ज़ियाउल हक और एटमी प्रोग्राम कर लेते हैं। जनरल ज़ियाउल हक का दौर जब शुरू होता है, जैसे आपको पता है 1977 ता 1988 तक ये जारी रहता है। इसमें एक साइंसदान का नाम नहायत अहम है, और वो है डॉक्टर कदीर ख़ान। ज़ियाउल हक के दौर में एटमी सलाहियत हासिल करने पर भरपूर तवज्जो दी गई। डॉक्टर कदीर ख़ान ने कहा कि 1984 में, इसमें 2 तारीखें इस हेडिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हैं 1984 और 1999। 1984 में डॉक्टर कदीर ख़ान कहते हैं कि हमने यूरेनियम अफजूदा करने की टेक्निक में महारत हासिल कर ली, यानी कि जो प्योरीफाई किया जाता है यूरेनियम, ये एक तरीक़ाकार है जिससे एटमी तवानाई हासिल की जाती है, यानी कि एटम बनाने की सलाहियत हासिल की जाती है, वो सलाहियत हासिल कर ली। और 1999 में उन्होंने कहा कि हमने एटमी पावर प्लांट बना लिया है, एटमी रिएक्टर बनाने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब ये बात बड़ी अहम थी कि प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि पाकिस्तान F-16 और महराज तैयारों के ज़रिए भारत के अहम शहरों पर जो है वो एटम गिरा सकता है। ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा था, ये शुरू हो गया कि भारत जो है उसके शहर जो है वो पाकिस्तान एटम के ज़रिए तबाह करेगा, उसमें F-16 और महराज तैयारे जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बात इधर नहीं रुकती। जब हम आगे देखते हैं इस सूरत हाल को, तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान और भारत ने एटमी प्रोग्राम एक दूसरे से छुपा के रखा हुआ था, लेकिन जब उसका यानी कि भारत ने जब 1974 में धमाका किया तो आलमी बिरादरी ने आंखें बंद कर ली। पाकिस्तान ने जब इसमें कदम रखा तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। खैर, हम इसके बाद इसकी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, और वो है पाक भारत एटमी धमाके।
1998। बीजेपी बरसर इक़्तिदार आती है भारत में, और ये देखें जो आजकल की भी सूरत हाल है, जो इंडिया में जब भी इलेक्शन हुए या जो भी जमात वो जीतना चाहती थी, वो देखा जाता है कि कौन पाकिस्तान के लिए कितना ही घटिया प्रोपेगेंडा करता है, कितना ही यानी कि कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम उठे और आवाम जो है उससे वोट हासिल किया जा सके। ये वाक़या आज से नहीं, ये बरसों से यूं ही इलेक्शन कैंपेन उनकी यूं ही चलती है। अब आप रिसेंटली देखें तो मोदी ने पाकिस्तान की पर वो जारियत की। अब वो जारियत ना होने जैसी थी, पाकिस्तान ने उसका बेहतरीन जवाब दिया। दोनों ममालिक जो है वो एटमी जंग के दहाने पर आकर खड़े हो गए, लेकिन ये सारा मामला सिर्फ भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने का था कि उनसे वोट हासिल किया जा सके। और बिल्कुल ऐसे हुए। भारतीय मीडिया वो तो खैर चाहता ही ऐसा है कि बस कोई बात मिल जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आवाम जो है वो उसके पीछे उठ खड़ी होती है। जैसे हमारे अपने पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो जिसमें हम सियासी तौर पर देखते हैं कि वाबस्तगियाँ रहती हैं। खैर, हम इसके बाद आगे देखते हैं। बीजेपी बरसर इक़्तिदार आती है और ताकत का सिक्का मनवाने के लिए बीजेपी क्या करती है, 11 मई 1998 को पोखरान के मकाम पर 5 एटमी धमाके किए जाते हैं। ताकत का सिक्का मनवाने के लिए भारत एक दफ़ा फिर कदम उठाता है। अब यहाँ पर बात नहायत नाजुक सूरत हाल जो होती है उसमें दाखिल हो जाती है कि भारत ने तो धमाके कर लिए, आलमी बिरादरी अब पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो गई कि पाकिस्तान क्लेम कर चुका था कि उसके पास एटमी सलाहियत मौजूद है। जो गवर्नमेंट थी वो थी नवाज शरीफ की, और बैनुल-अक़वामी दबाव इंतहा का था। एक तरफ से डील्स हो रही थी, पैसों की ऑफ़र की जा रही थी, बस एटमी धमाके ना किए जाएँ, एटमी धमाके ना किए जाएँ। लेकिन आवाम का जोश व जज्बा और उनके अंदर जो एक ख्वाहिश थी कि हम मुसलमान और हमारा पड़ोसी मुल्क वो अगर ताकत का जोम में आकर वो कुछ भी आगे कर सकता है तो हमें भी उसका भरपूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम एटमी सलाहियत रखते हैं और ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इन एटमी धमाकों का जवाब दे। और यकीनन ऐसे हुआ। आलमी दबाव हो, जो कुछ मर्जी हो, आलमी पाबंदियाँ हो, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, कुछ भी, ये कदम उठाया जाता है। और पाकिस्तान 28 मई 1998 को 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 7 एटमी धमाके करता है और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बन जाता है जिसने एटमी ताकत होने का एजाज़ हासिल किया। चागी के मकाम बलूचिस्तान में ये धमाके किए जाते हैं 28 मई 1998 को, और पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ये वो दिन था जिस दिन इस्लामी मुल्कों को, जहाँ पर मुसलमान मज़लूम तबका पिस रहा था, उनकी आंखें रोशन हुई कि शायद कोई है जो हमें बचाएगा, जिसके पास शायद इतनी सलाहियत। और पाकिस्तान ने साबित किया। जहाँ पर पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही थी, दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक में भी खुशियाँ मनाई जा रही थी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो इराक़ हो। जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि हम में से एक मुसलमानों का मुल्क आज एटमी ताकत बन चुका है। और इस दिन को फिर हम आज लोग क्या कहते हैं, यौम तकबीर का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? यौम तकबीर का। तो यहाँ पर वो शेर आप आखिर पे ज़रूर लिखेंगे, बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, इसमें सबसे ज़्यादा हेडिंग्स हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से। इक़्तिदार में 1971 में आने के बाद उन्होंने कहा कि एटमी सलाहियत हमारे लिए नहायत ज़रूरी है।
ये मुल्क की दिफा और मुल्क की ज़रूरियात के लिए हम लेना चाहते हैं, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। बहरहाल भारत एटमी धमाका कर देता है पोखरान में 1974 में और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन जाता है। पाकिस्तान ख़रीदारी का मुआहदा करता है फ्रांस से 1974 में। 40 करोड़ डॉलर की डील होती है। 10 करोड़ डॉलर अदायगी के बाद ये डील ख़त्म कर दी जाती है आलमी दबाव के तहत। उसके बाद हमारे पास ज़िया-उल-हक का दौर आता है जिसमें डॉक्टर कदीर ख़ान 1984 और 1999 में, ये 2 सन ऐसे हैं जिसमें एक जगह यूरेनियम अफजुदा करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली पाकिस्तान, ये कहा गया, और 1999 में एटमी रिएक्टर पाकिस्तान ने बना दिया। इससे आगे बढ़ते हैं तो भारत में बीजेपी की हुकूमत आती है और वो ताकत का सिक्का मनवाने के लिए और अब अपने अवाम को खुश करने के लिए पोखरान में 5 एटमी धमाके करते हैं 11 मई 1998 को, और जिसके जवाब में इंतहाई मुश्किल हालात में आलमी दबाव में पाकिस्तान एटमी धमाकों का फ़ैसला करता है और 28 मई 1998 को पाकिस्तान चागी के मकाम पर एटमी धमाके करता है और पहला इस्लामी मुल्क बन जाता है जो एटमी सलाहियत जिसके पास हो। आज हम इस दिन को यौम तकबीर के नाम से याद करते हैं। आखिर पे आप ये शेर लाजमी लिखिएगा, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इस टॉपिक में जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन अहम आ जाते हैं, उसमें कुछ MCQs हैं, या जैसे भारत ने पहला एटमी धमाका कब किया, ये MCQ आ सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी तवानाई के हवाले से क्या कहा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और पाकिस्तान ने यूरेनियम अफजुदा करने की तकनीक में महारत कब हासिल की, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका MCQ भी बन सकता है। एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा कब हुआ और किसके साथ हुआ, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही पूरा आ सकता है, आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कहाँ किए या कब किए, ये जो हेडिंग है इसमें से 2-3 MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।